हेलो एवरीवन। तो हमें पता है कि हम चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं और हमें पता है जो हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है उसे हम सेल कहते हैं, राइट। ये आप प्रीवियस ईयर्स में देख चुके हो। तो सेल की डेफिनेशन क्या है, राइट। सो सेल आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। मतलब हम जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, मैं हूँ, ह्यूमंस, एनिमल्स, मंकीज, ट्रीज, बैक्टीरिया, सबके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो, फिर जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसका एकदम सिंपल स्टार्टिंग जहाँ से होती है वो सेल है। चाहे फिर वो सिंगल सेल एनिमल हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन एक सेल ही है जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जो बेस होता है किसी भी लाइफ का वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन है अ सेल इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। हमको पता है कि जैसे हम लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, ये सब किसके थ्रू होता है? सेल के थ्रू ही होता है, ठीक है। क्योंकि वो अगर कुछ मूवमेंट नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, सेल ही मर जाएगा, तो आगे का जो फिर टिश्यू बनना है, ऑर्गन बनना है, ये सब कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। समझ में आया? सेल क्या है? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। हेलो एवरीवन। तो जैसे हमको पता है कि हम पढ़ रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। तो हमको पता है कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है उसे हम बोलते हैं सेल, राइट। सो सेल मिला कैसे था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1665, राइट, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एक जो कॉर्क होता है उसकी स्लाइस ली थी और उस स्लाइस को उन्होंने माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया था, अच्छे से देखा था। तो उन्हें क्या पता चला कि जो स्ट्रक्चर उनको दिखा ना वो हनी कॉम्ब के डिज़ाइन जैसा था। जैसे हम मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं, राइट, हनी कॉम्ब बोलते हैं। तो उसमें कैसे पैटर्न्स होते हैं, एक एक हॉल होता है ना, हेक्सागोन टाइप का। तो उसके जैसा कुछ उनको एक स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है। और जो वो एक स्ट्रक्चर था, मतलब जो एक हॉल जैसा स्ट्रक्चर था, उन्होंने उन्हें अ लिटिल रूम ऐसा नाम दिया, जो सेल्स थे उनको, ठीक है। और ये एक लैटिन वर्ड है। अब हमको पता है कि जो भी लिविंग थिंग है वो सेल से ही बना होता है ना, क्योंकि जो सेल है वो बेसिक यूनिट होता है हमारी लाइफ का, ओके। अब आपको टेक्स्ट बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी गई है एंड इनसे हमने क्या किया है, उसके ऊपर हमने सैफरनिन यूज़ किया, राइट। तो जो भी शीट था उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो ब्लू कलर में अपीयर होने लगेगा, राइट। तो जो बीच में आपको ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं वो न्यूक्लियस है और आजू बाजू का जो पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है। सी, जो मैंने प्रोसीजर बताई वो यहाँ पे है कि पहले हमने स्लाइड ली है जो लाइट ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, छोटा सा बॉक्स, उसके अंदर बीच में हमने ऑनियन पिल को प्लेस किया, ठीक है। अब जो बाजू में आपको ब्लू कलर का थोड़ा सा बॉक्स दिख रहा है उसके अंदर जो ब्लैक डॉट है, देखिए उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और जो आजू बाजू के पोर्शन है, एक बॉक्स बनाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे, है ना। और उसी तरीके से अगर मान लो कि कोई दूसरा भी प्लांट है, ठीक है, तो उसके अंदर भी सेल के जो भी स्ट्रक्चर होंगे वो थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे। जैसे ये हेक्सागोन स्ट्रक्चर में है और ये कैसे रेक्टेंगुलर में है, जो येलो कलर के अंदर है वो। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है कि जो बीच में राउंड होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं और उसके आजू बाजू का भी पोर्शन होता है उसको साइटोप्लाज्म। और जो दीवार जैसा आपको दिख रहा है ना, लाइनिंग, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो एनसीईआरटी में इस चैप्टर की फर्स्ट एक्टिविटी है कि हमें सेल ऑब्जर्व करने हैं, वो भी किसके? ऑनियन के, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑनियन लेना है, फिर उसका थोड़ा सा पतला सा टुकड़ा निकालना है, जैसे आपको इसमें दिख रहा है इमेज के अंदर भी, और जिसने हाथ में जैसे पकड़ा है एक पतला सा लेयर, ठीक है,
ऑनियन आप देख काटोगे तो आपको बहुत सारे लेयर्ड मिलेंगे, है ना। तो उसमें से कोई भी एक लेयर लेना है और उसको जब आप नाखून से खुरोदोगे तो एक पतला सा ट्रांसपेरेंट एक लेयर आपको दिखाई देगा पॉलीथीन जैसा, राइट। उसी को हम एपिडर्मिस लेयर कहते हैं। उसको निकालना है स्पैचुला की मदद से, राइट। और उसको क्या करना है, जो ग्लास स्लाइड है वहाँ पे अच्छे से प्लेस करना है, अच्छे से उसको रख देना है और उसके ऊपर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का रखना है। वाटर का ड्रॉप हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हवा में अगर हम सिर्फ वो स्लाइस ही रखेंगे तो हो सकता है उसका अंदर का जो मॉइस्चर है वो एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाए, ठीक है। तो उसका मॉइस्चर मेंटेन रहे इसलिए हमको उसके ऊपर थोड़ा सा 1 ड्रॉप वाटर रखना है। तो इससे क्या होगा, सेल जो है हाइड्रेटेड रहेंगे तो हमें अच्छे से दिखेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ड्रॉपर दिख रहा है, मीन्स इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम आयोडीन या सेफ्रेनिन डालेंगे, ठीक है। उसके थ्रू क्या होगा, जो भी सेल्स है वो अच्छे से हाईलाइटेड हो जाएंगे, जो पहले ट्रांसपेरेंट थे, ठीक है। अब उसको कलर मिल जाएगा तो हम सेल का जो शेप है वो देख पाएंगे और जो न्यूक्लियस है वो भी कलर्ड हो जाएगा तो अच्छे से वो हाईलाइटेड होगा डॉट के फॉर्म में। तो हम अच्छे से उसको देख पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए इस तरीके से हमको फिर उसके ऊपर कवर ग्लास लगा देना है। जब हम सैफरन या आयोडीन डाल देंगे, ब्लू कलर का जो भी केमिकल है बेसिकली वो, ठीक है, क्योंकि उससे कलर मिलेगा। और उसके बाद हमको क्या करना है, उसके ऊपर जो पतला सा आपको बीच में स्क्वायर दिख रहा है वो रख देना है, उसको हम बोलते हैं कवर ग्लास। उसके थ्रू क्या होगा, उसके ऊपर हवा की जो भी धूल मिट्टी है वो नहीं आएगी, ठीक है, और जो मॉइस्चर है वो उसके अंदर लॉक रहेगा, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो जब आप अब माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसके अंदर देखो, मैंने आपको माइक्रोस्कोप के अंदर जैसे सेल्स दिखते हैं वो दिखाया है, दोनों में ही माइक्रोस्कोप वाले हैं, लेकिन जो फर्स्ट है उसके अंदर लेबलिंग है, राइट। ये जो बीच का एकदम ब्लू डॉट डार्क दिख रहा है वो है न्यूक्लियस, राइट। और आपको जो एक पतला सा वॉल जैसा चौरस बॉक्स दिख रहा होगा ना, हर जगह बॉक्स बॉक्स शेप में, वो क्या है, उसकी सेल वॉल है ना। बाहर की साइड का जो होता है उसको सेल वॉल बोलते हैं, और जो अंदर की साइड का होता है, आपको देखो मोटा सा पतला मोटा एक लेयर दिख रहा होगा, है ना। तो बाहर का जो है वो सेल वॉल है और जो अंदर की साइड का है वो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो भी स्पेस आपको दिख रही है लाइट वाइट कलर की एकदम, वो है साइटोप्लाज्म, राइट, जो लेबलिंग के साथ आपको शो किया गया है। अब बाजू की इमेज में देखो तो ध्यान से आपको दिखेंगे कि सारे स्क्वायर जैसे कुछ इलोंगेटेड स्क्वायर शेप में बहुत सारे सेल्स हैं, है ना। परफेक्टली स्क्वायर नहीं है, ना ही हेक्सागन है, लेकिन इस तरीके से एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हैं, राइट। ओके, अब ये जो भी हमें ऑब्जर्व करना था सेल, वो हमने किस में किया है, माइक्रोस्कोप में, है ना। तो माइक्रोस्कोप में हमने सेल को देखा तो हमको कुछ उस तरीके से दिखा था, बट माइक्रोस्कोप के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज, राइट। जो ऊपर का पीस है उसको हम बोलेंगे आई पीस, राइट। फिर जो उसके नीचे है उसको हम बॉडी ट्यूब बोलेंगे, और उसके साइड में जो है वो है कोर एडजस्टमेंट नोब, मतलब जिसकी भी आंखें, हमको पता है ना कि किसी को नंबर्स होते किसी को नहीं होते, तो उस हिसाब से जिसको भी फोकस करना है अपनी इमेज को, ब्लर या फोकस जैसे भी, वो उसके थ्रू कर सकता है, ऊपर नीचे करना। और फाइन एडजस्टमेंट के थ्रू हम उसको और अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएंगे जो भी हमारी इमेज है वो, ठीक है। फिर है रिवॉल्विंग नोज पीस, तो उसके अंदर क्या है, कौन सी चीज़ कितनी जूमिंग में होगी वो हम देख पाएंगे। फिर नीचे है कंडेंसर, जिससे लाइट कितनी कम ज़्यादा करनी है, कितने ज़्यादा अमाउंट में या कम अमाउंट में हमको करना है वो हम एडजस्ट कर पाएंगे। मिरर है जो क्या करेगा, जिसके ऊपर लाइट आएगी और लाइट ऊपर की तरफ जाएगी, इससे हमारा जो बेस है वो अच्छे से लाइटन अप होगा, ठीक है। और एकदम नीचे है बेस, जो पूरे स्ट्रक्चर को बेस प्रोवाइड करता है। सो इट इज़ दी बेसिक ऑल थिंग्स फॉर माइक्रोस्कोप। ओके, तो जो मैंने आपको बोला वही चीज़ इसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन की गई है कि आई लेंस का क्या पार्ट है, सॉरी आई पीस के अंदर जो लेंस है वो उसका क्या पार्ट है, आर्म्स जो है वो पूरी ही मशीन को उठाने के लिए
दूसरी जगह ले जाने के लिए जो भी हमको प्लेस है, जगह है, वो प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्टिव लेंस है, स्टेज है जिसके ऊपर हम कुछ भी होल्ड करने के लिए रख सकते हैं, स्लाइड है जिसके ऊपर हम अपना स्पेसिमेन जो भी है वो देखते हैं, फोकस व्हील है, लैंप है, राइट, और बेस है जो पूरे मशीन को मीन्स माइक्रोस्कोप को बेस प्रोवाइड करता है, राइट। ओके, तो द नंबर ऑफ सेल्स कितने प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके थ्रू उसका क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे करेंगे यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, यूनी मतलब सिंगल, ठीक है, और सेल्युलर का तो मतलब हमको पता ही है सेल। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर वन सेल प्रेजेंट होगा उसको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, राइट। सो इट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ऑल फंक्शन परफॉर्म बाय द सिंगल सेल एंड इट्स लाइफ स्पैन इज शॉर्टर। अब जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसके पास एक लौता एक ही सेल है, ठीक है। तो जो भी काम करना होगा डाइजेशन का, मूवमेंट का, एक्सक्रेशन का, ये सारे जो काम है वो एक ही सेल्स के थ्रू होंगे, ठीक है। और जो भी इस टाइप के सेल होते हैं यूनिसेलुलर टाइप के सेल्स, उनकी जो लाइफ स्पैन होती है मतलब जो लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, तो अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियंस, राइट। देन अब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब बहुत सारे, है ना, मैनी। तो ऐसे सेल्स, सॉरी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स हैं उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ओके। सो इट कंसिस्ट द लार्ज नंबर ऑफ द सेल, डिफरेंट सेल परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन एंड इट्स लाइफ स्पैन इज लॉन्ग। अब इसके अंदर सेल्स ज़्यादा है, ठीक है, तो अलग अलग सेल्स जो है अलग अलग काम करेंगे। जैसे कुछ सेल हो गए जो लोकोमोशन का काम करेंगे, कुछ सेल्स है जो डाइजेशन का काम करेंगे, राइट, कुछ रेस्पिरेशन का काम करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग सेल्स का ग्रुप जो है वो अलग अलग काम करेगा, ठीक है। और इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो भी ज़्यादा होती है। और इसके एग्जांपल्स क्या है, ह्यूमन, ट्री, एनिमल्स, राइट। तो हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर जो डाइजेशन का वर्क है उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम्स है और उसके सेल्स अलग होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसके भी सेल्स अलग होते हैं, उसका भी काम अलग होता है, राइट। ओके, तो अब हम दो मेन टाइप जो है सेल्स की उसकी बात करेंगे, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स दिए हैं बट बेसिकली जो यूनिसेल्युलर्स होता है, यूनी मतलब सिंगल, ठीक है, मतलब सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म, और जो मल्टी है मतलब ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो ये डिफरेंसेस कैसे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल नंबर्स के नंबर कितने हैं, तो द वर्ड itself suggests that uni means वन, सिंगल सेल वाले, ठीक है, और जो मल्टी सेल है उसमें ज़्यादा होंगे सेल के नंबर्स, राइट। देन सेकंड है डिफरेंस, वो है फंक्शन का। तो क्या है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सो ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं है, वो एक ही अकेला सेल है, उसी को सारा काम करना है, राइट। बट इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल परफॉर्म द डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस, राइट। देन डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर आप देखोगे तो नॉट परफॉर्म, क्यों, क्योंकि वो एक ही सेल है तो उसी को सब काम करने, तो इसके अंदर वर्क का जो भी डिवीजन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बट इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स स्पेसिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, राइट। देन रिप्रोडक्शन, ये भी अलग होता है ना। तो जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दे इन्वॉल्व द सेम सिंगल सेल, ये जो इवॉल्व होते हैं, ठीक है, ये एक ही सेल में से इवॉल्व होते हैं। बट इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल, जर्म सेल टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या होगा, वो एक खुद ही में से इवॉल्व होगा और जो भी न्यू जनरेशन है उसी में से बनेगा। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है, उसके अंदर दो अलग अलग टाइप के जर्म सेल पार्ट लेते हैं, जैसे कि मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स, राइट। और उसके बाद न्यू जनरेशन आगे ग्रो करती है। अब इनका लाइफ स्पान, मतलब उनका जो लाइफ होता है वो कितना होता है, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका जो लाइफ स्पान होगा वो छोटा होगा, है ना। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है
उसका जो भी लाइफ स्पैन होगा वो लॉन्ग होगा। तो अब हम बात करेंगे वेरियस सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे ब्लड सेल्स जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ओवम जो फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है, फिर बॉन सेल्स जो बॉन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मसल सेल्स जो मसल्स के अंदर हमारे होते हैं, जो मतलब खिंचाव में भी हेल्पफुल होते हैं, और जब हमको कोई मूवमेंट करनी होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फिर न्यूरॉन सेल्स जो भी मैसेजेस हैं, जैसे कि हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया या ठंडी चीज़ को टच किया तो हमारा रिएक्शन क्या आना चाहिए, तो ये सारे जो मैसेजेस है वो किससे ट्रांसफ़र होते हैं, न्यूरॉन सेल्स के थ्रू। दैन फैट सेल्स, तो जो हमारी बॉडी के फैट्स हैं वो इस फैट सेल के अंदर डिपॉजिट होते हैं। दैन स्पर्म्स जो मेल के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो स्पर्म है वो हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल है, ठीक है, और जो ओवम है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में अब हम बात करेंगे। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल से अलग होती है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है सेल वॉल के बारे में और सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो इस फिगर में आप अच्छे से देख सकते हो सेल वॉल जो बाहर की साइड का एकदम डार्क ग्रीन पार्ट है, और उसके अंदर एक पतली सी थिन लेयर दिख रही है आपको, पतली सी लाइनिंग, वो है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, बट जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो रिजिड नहीं होती है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ही बोली जाती है। सेमी परमिएबल क्यों? क्योंकि ये सारे ही मॉलिक्यूल्स को जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन की उसके आसपास नहीं आने जाने दे सकती। ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर या बाहर करती है, ठीक है, इसलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब जब हम इसके साथ सेमी परमिएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन के साथ वो बहुत सारे फंक्शंस करती है, ठीक है। तो उसके साथ बहुत सारे न्यू टर्म्स भी आपको जानने को मिलेंगे, जैसे है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, राइट, फिर है कि जो ऑस्मोसिस है वो कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन है वो कैसे हो रहा है, तो इसके अंदर वाटर कंटेंट और जो भी दूसरी सारे मॉलिक्यूल्स है वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो चीज़ मैटर करती है। और ये किसकी बदौलत होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसलिए।